हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल डियर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के फिजिक्स से रिलेटेड टोटल 200 क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद फिर 40 क्वेश्चन, फिर 40 क्वेश्चन, इसी तरीके से 3-4 वीडियो में क्या करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट 200 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में या तो बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम थियोरेटिकल क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में कम ही आते हैं, ज़्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज के इस वीडियो में फिजिक्स के रिलेटेड जो आसान क्वेश्चन जो लगभग बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्युत धारा का, ताप का, ज्योति तीव्रता का, उष्मा का। तो जो केल्विन होता है वो ताप का मात्रक होता है, तो यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। जो केल्विन होता है वो ताप का मात्रक होता है। तो देखिए ये केल्विन क्या होता है कि ये मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ टोटल 7 प्रकार की होती हैं। सातों आप याद कर लीजिए, सातों का मात्रक याद कर लीजिए, सातों का सिंबल यानी कि प्रतीक याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, ताप होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, ज्योति तीव्रता होता है। तो अब इन सभी का मात्रक भी याद कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे पूछ लेगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड ना, इसी तरीके से सब आप क्या करिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लीटर किस पद्धति के मात्रक है। तो लीटर किस पद्धति का मात्रक है, पहला मीटरी, फिर MKS, या तीसरा वाला कैराबिट्रिस, या लास्ट ऑप्शन भारतीय। तो जो लीटर होता है वो मीटरी शब्द से संबंधित है, यानी कि मीटरी का मात्रक होता है। लीटर का अगर लीटर किस पद्धति के मात्रक है तो मीटर ही। ठीक है, यानी कि दूसरे का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो मात्रक होता है दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, ज्योति तीव्रता का। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है, तो यानी पहले का ये ऑप्शन क्या है, सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो देखिए अगर पूछ लिया जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। एक पारसेक में अप्रॉक्सीमेट 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, और जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो यानी पारसेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है वैद्युत धारा का मात्रक है CGS पद्धति में, FPS पद्धति में, या फिर SI पद्धति में, या लास्ट ऑप्शन दिया है MKS पद्धति में। तो एम्पियर जो होता है वो वैद्युत धारा का SI पद्धति में होता है, तो 4 का C ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। SI पद्धति मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो 4 का C ऑप्शन क्या है, सही है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर तुल्य है। 1 नैनोमीटर तुल्य 10⁹ नैनोमीटर, या फिर बी ऑप्शन 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, लास्ट सी ऑप्शन दिया 10⁻⁷ सेंटीमीटर, लास्ट ऑप्शन दिया 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसका लास्ट ऑप्शन सही है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बल का CGS मात्रक है। तो बल का CGS मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया फिर रिपीट कर सकता है। तो जो बल का CGS मात्रक होता है वो डाइन होता है। बल का MKS मात्रक न्यूटन होता है, और बल का जो CGS मात्रक होता है वो डाइन होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, पहला न्यूटन, फिर किलोग्राम, फिर डाइन, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बल का CGS मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। तो छठवें का C ऑप्शन क्या है, सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि कार्य का CGS मात्रक होता है। तो कार्य का जो MKS मात्रक होता है जूल होता है, कार्य का जो CGS मात्रक होता है वो अर्ग होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, पहला न्यूटन, दूसरा डाइन, तीसरा जूल, लास्ट वाला अर्ग। अगर आपको पता है कि बल का मात्रक न्यूटन और डाइन होता है, न्यूटन MKS होता है, डाइन CGS होता है, तो आपको लास्ट 2 ऑप्शन बचे, दोनों ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, नहीं याद तो। लेकिन अगर याद है कार्य का जो है CGS मात्रक अर्ग होता है, तो लास्ट ऑप्शन इसका सही है। और जूल क्या होता है, इसका MKS मात्रक होता है, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 7वें का D ऑप्शन, यानी कि कार्य का अगर CGS मात्रक पूछे तो अर्ग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वैद्युत विभव का MKS मात्रक होता है। तो वैद्युत विभव का MKS मात्रक 4 ऑप्शन दिया गया है, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो जो वैद्युत विभव का MKS मात्रक होता है वो होता है वोल्ट होता है, यानी कि 8 का पहला ऑप्शन क्या है, सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि एक कागज़ की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे। ये मान के चलिए कि सार्थक अंक से और मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सार्थक अंक से तो एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा,
करना क्या है कि अगर जब कोई अशून्य अंक हो, कोई संख्याएं लिखी हुई अगर उसमें अशून्य अंक है तो फिर अशून्य मतलब जो जीरो ना हो तो सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अगर मान लो शून्य अंक भी दिया है, अगर मान लो कोई अशून्य अंक उसके बाद शून्य अंक दिया या फिर कोई अशून्य अंक या उसके पहले शून्य अंक दिया है तो वो शून्य अंक सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं। जैसे इसमें दिया है कि 0.00542 सेंटीमीटर है तो इसमें सार्थक अंक पूछ रहा है। तो कहना मतलब करना क्या, देखिए अगर पॉइंट के पहले अगर संख्याएं मतलब अशून्य ना हो यानी कि जीरो हो और जस्ट पॉइंट के बाद भी जीरो हो तो उन संख्याओं को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें हो जाएगा जो सार्थक अंकों की संख्या 542 यानी कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, यानी कि 90 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया कि 0.0310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3, यानी कि 10वें का बी ऑप्शन सही है। इसमें दिया था ऑप्शन में 2, 3, 4, 6 तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वें का 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 0.0001 में कितने सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए। इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें 1 सार्थक अंक है। अभी बताया था कि अगर पॉइंट की जस्ट पहले अगर 0 दिया है और पॉइंट के बाद भी 0 है तो उन जीरो को हम सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं करते हैं। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 0.0650 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो इसमें भी पॉइंट के पहले 0, पॉइंट के जस्ट बाद भी एक 0 है। तो उसके बाद जो संख्याएँ हैं जो अशून्य अंक हैं उनको हम सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 6050 सार्थक अंकों में काउंट होगा। तो यानी कि 12वें का डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। 12 का डी ऑप्शन 4 सार्थक अंक होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि संख्या 0.0000006 का कोटिमान होगा। कोटिमान बताने के लिए सर्वप्रथम हम करते क्या है, इसको हम मतलब 3.16 देखिए 3.16 से अगर संख्या बड़ी है, 3.16 संख्या बड़ी है तो हम करते क्या है, उसके पावर में जो 10 टू द पावर होता है उसके घात में 1 जोड़ देते हैं। अगर संख्या उससे छोटी है तो हम वही क्या हो जाता है, उसका कोटिमान होता है। तो कहने का मतलब यहाँ हम पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 जीरो इसके बाद 6 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10 टू द पावर माइनस 6.0 × 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं। तो ये 6.0 क्या है, 3.16 से बड़ा है। जब 3.16 से बड़ा होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके घात में 1 जोड़ देंगे। तो 10 टू पावर -6 है, -6 में +1 जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इसमें 10 टू द पावर -5। यानी कि देखिए जब क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 6.0 × 10 टू द पावर क्या करेंगे -10 टू द पावर -6 हो जाएगा। यानी हम इसको 0.00006 को लिख सकता हूँ 6.0 × 10 टू द पावर -6। अब ये क्या है 6.0 3.16 से क्या है, बड़ा है। ये 3.16 से बड़ा है। जब 3.16 से बड़ा होता है तो उसकी जो 10 के घात के रूप में संख्या होती है जो 10 टू द पावर में होता है उसके पावर में 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 10 की घात -5। तो इसका कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 की घात -5। अगर कोटिमान से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसको हम देखते हैं 3.16 से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो उसके घात में 1 जोड़ देते हैं, अगर बड़ा नहीं है तो संख्या वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर 14 नंबर दिया है कि गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है तो इसके आयतन की मापन में त्रुटि क्या होगी। देखिए गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले का त्रिज्या तो याद करिए पहले गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है V = 4/3 πr³। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³। क्वेश्चन में दिया है कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि होता है तो इसके आयतन में मापन की गणना में कितने % की त्रुटि, ये कांस्टेंट टर्म इसको हम गायब कर देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो ΔV/V × 100% परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे बराबर
वहाँ आर क्यूब था, आर क्यूब को जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ 3 इंटू 1 कर देंगे, 3 इंटू 1 यानी कि तो देखिए क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% बराबर आया 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। जो रेडियस यानी कि त्रिज्या में जो त्रुटि हो रहा है वो 1% हो रहा है, तो 3 इंटू 1 कर देंगे, कितना आएगा 3%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है, तो यानी इसका 3% क्या हो जाएगा, इसकी आयतन की गणना में त्रुटि होगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, देखिए वे भौतिक राशि जिनमें हम किसी को मापने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो सदिश राशि होगा वो ना तो दूरी है, ना ही चाल है, ना ही द्रव्यमान है, तो इसमें वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। वेग क्या है, सदिश राशि है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। ये मान के चलिए कि सदिश और अदिश राशियों से भी एक क्वेश्चन 100% हर बार बनता है। तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि यानी वे भौतिक राशि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैसे बल क्या होता है, सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। आयतन क्या है, इसमें अदिश राशि, यानी कि 16 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अदिश राशि पूछा तो अदिश राशि कौन सा हो जाएगा, आयतन। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि देखिए धारा क्या है, अदिश राशि होता है। दूरी अदिश राशि होता है। आयतन अदिश राशि होता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होता है। तो 17 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए जो सदिश राशि हैं जैसे वेग, समवेग, आवेग, बल, त्वरण, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र, ये सभी क्या होते हैं, सदिश राशि है। तो ये जो 7-8 नाम अगर आप रट लेंगे तो इसके अलावा लगभग जो होते हैं अदिश राशियों में आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जितने सदिश राशियाँ हैं अगर आप याद कर लेंगे, जितने बचे वो सब क्या हो जाएंगे, अदिश राशियाँ हो जाएंगे। तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा यूज होते हैं तो उसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे वैद्युत क्षेत्र पूछ लिया, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है। बाकी धारा हो रहा क्या होता है, धारा हो गया, दूरी हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होते हैं। ठीक है ना, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण क्या होगा। तो जो दो परिणामी जो अधिकतम होगा, रिजल्टेंट यानी कि परिणामी यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी इसका जो रिजल्टेंट होता है फार्मूला आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब दो परिणामी अधिकतम, दो सदिशों के बीच जो परिणामी होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यानी 18 का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 18 नंबर हो गया, अब 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि अभी 16 नंबर क्वेश्चन किए थे। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सा है, इसमें आयतन अदिश राशि है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण कितना होगा। जब दो समान वेक्टरों का जो परिणाम शून्य है तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया था, 90, 45, 0, 180। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन 180 डिग्री क्या होगा, सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है 0.98 न्यूटन, 98 न्यूटन, या फिर 9.8 न्यूटन, या फिर लास्ट ऑप्शन 1 न्यूटन। तो इसमें 2 ऑप्शन नहीं है, लिख लीजिएगा। 9.8 न्यूटन और 98 न्यूटन दिया है, और इसके बाद 980 न्यूटन मान लीजिएगा। तो इसमें जो 1 किलोग्राम भार का मान होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। तो इसका सी वाले ऑप्शन में 9.8 बना लीजिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 9.8 न्यूटन। तो 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण होता है जो जड़त्व होता है। जड़त्व में जब तक यानी कि कोई बॉडी जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल लगाकर उसके स्थिति में परिवर्तित ना किया जाए। तो उसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, द्रव्यमान, भार, त्वरण, जड़त्व। तो इसमें जड़त्व क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 21 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि
किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है, जिसका कारण होता है जहाँ जड़त्व तो नहीं होता है, तो कोई बॉडी जिस अवस्था में चलती रहेगी वह उसी अवस्था में हमेशा चलती रहेगी। तो यानी किसके अभाव के कारण कोई बॉडी एक समान गति चाल से चल रही है, तो एक समान गति वेग से चल रही है, गति कर रही है, तो जड़त्व के कारण, यानी कि 22 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया था संवेग संरक्षण, दूसरा ऑप्शन दिया था जड़त्व, तीसरा ऑप्शन दिया संवेग संरक्षण तथा जड़त्व दोनों ही। लास्ट ऑप्शन कह रहा न तो संवेग संरक्षण और न ही जड़त्व, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़त्व के कारण क्या होता है, कोई भी बॉडी जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहती है, वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, अगर उससे एक पत्थर नीचे गिराया जाता है तो जो पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का जो मार्ग होगा वो क्षैतिज होगा या फिर वृत्तीय होगा या ऊर्ध्वाधर आएगा या फिर परवलयाकार होगा। तो जब अगर किसी हवाई जहाज से अगर हम क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, अगर वहाँ से कोई पत्थर गिराएंगे तो अगर वो पत्थर पृथ्वी तक जब पहुँचेगा तो उसका जो आकार होगा परवलयाकार होगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है। 23 का डी ऑप्शन परवलयाकार होगा, पैराबोलिक होगा। उसका जो पृथ्वी पर पहुंचने का मार्ग होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बल आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल यानी कि एफ तथा दूरी को डी से में संबंध होता है अथवा सही संबंध है। तो इसमें यानी कि बल आघूर्ण, बल और दूरी के बीच क्या संबंध होता है, तो 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन टाउ इक्वल टू एफ प्लस डी, बी ऑप्शन दिया टाउ इक्वल टू एफ बाई डी, तीसरा ऑप्शन दिया टाउ इक्वल टू एफ माइनस डी, या लास्ट ऑप्शन दिया टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बल का आघूर्ण कहलाता है, बल का आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण आवेश किया गया कार्य इनमें से कोई नहीं। तो बल का आघूर्ण जो है किया गया कार्य कहलाता है। 25 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल, न्यूटन मीटर, मेगावाट, किलोवाट, घंटा। तो इसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो मेगावाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, मेगावाट सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो इसलिए 26 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। इसमें तीनों क्या है, जूल का मात्रक होता है, जो ये है यानी कि जो मेगावाट होता है ये जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं होता, ये किसका मात्रक होता है, तो सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो यानी 26 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, तो जो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, वाट घंटा होता है, अर्ग होता है, जूल होता है। तो जो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। तो 27 का ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है, किलोवाट घंटा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल इंटू एम्पियर होता है कि जूल पर सेकंड होता है या फिर किलोवाट या फिर किलोवाट घंटा होता है। तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो हो जाएगा इसमें से किलोवाट घंटा, यानी कि इसमें लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया कि गुरुत्वीय बल न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा तथा किसी भी ध्रुव के बीच, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गुरुत्वीय बल न्यूनतम होता है वो होता है भूमध्य रेखा पर, सबसे कम गुरुत्वीय बल का मान होता है। तो भूमध्य रेखा पर सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या है, सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है, पृथ्वी के केंद्र पर जो वस्तु का भार होता है वो होता है हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है। जीरो दिया था, अनंत दिया था, पृथ्वी की सतह पर भार के तुल्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार होता है वो कितना होता है, तो शून्य होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो है पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जो जी का मान होता है भूमध्य रेखा पर वो बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है, बढ़ जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है, तो वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, एक परवलय होता है या फिर एक सरल रेखा होता है। तो 32 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक दीर्घ वृत्ति। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन, यानी कि एक दीर्घ वृत्ति। यानी जो एक तारे के चारों ओर जो किसी ग्रह का जो कक्षीय पथ होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि एक दीर्घ वृत्ति सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया कि केपलर ने खोज की गति के नियम की, घूर्णी गति के नियम की, ग्रही गति के नियमों की, या लास्ट ऑप्शन दिया वक्रीय गति के नियमों की। जो केपलर संबंधित नियम होता है वो ग्रहों से संबंधित होता है। तो यानी जो केपलर ने खोज की है वो ग्रही गति के नियमों की, यानी कि ग्रहों के संबंधित नियम को केपलर ने खोजा था। ठीक है, तो यानी 33 का सी ऑप्शन क्या है, सही है।
34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 142 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट कह रहा है, तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल होगा, ऊपर उठेगा, नीचे गिर जाएगा, वही रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो है नाव में क्या है, पत्थर अगर उसको हम जल में यानी कि तालाब में गिरा देंगे तो जो उसका लेवल होगा जल में, जो तालाब में जो जल का तल होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि नीचे गिर जाएगा। बी ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो देखिए ध्वनि का वेग जल में अधिक होता है कि हवा में होता है, स्टील में होता है, निर्वात में होता है। तो जो ध्वनि का वेग होता है गैस में कम होता है, उससे ज़्यादा द्रव में होता है, फिर द्रव से ज़्यादा ठोस में होता है। तो जो ठोस होगा, ठोसों में ध्वनि का आवाज़ सबसे अधिक होता है। तो इसमें ठोस कौन सा, स्टील है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील। यानी कि जो ध्वनि का वेग होता है ठोसों में अधिक होता है, फिर उससे कम द्रव्य में होता है, फिर उससे कम हवा में होता है। अगर निर्वात में बात की जाए तो निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बट निर्वात में हवा जो होगा यानी कि जो ध्वनि होगा उसका चाल क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर पूछ लिया ऐसे कि बताओ ध्वनि को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाँ, जब तक माध्यम नहीं होगा तब तक ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, नहीं चल सकती। अगर यही बात की जाए कि क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बट ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील में। जो ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है कहाँ होता है, स्टील में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस व गैस में, या फिर ठोस व द्रव्य में, गैस व द्रव्य में, या फिर ठोस द्रव्य गैस में। तो 37 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है ठोस, द्रव्य व गैस तीनों में हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगें मनुष्य को सुनाई नहीं देती, 15 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, या फिर 1000 हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 15 हर्ट्ज की ध्वनियाँ हैं, तरंगें हैं, इसको हम मनुष्य या फिर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम होता है, इसको नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। देखिए वायु जब अगर शुद्ध वायु रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, हवा। हवा में क्या होता है, द्रव्यों की तुलना में जो ध्वनि की स्पीड होता है कम होता है। अगर द्रव्य में जो हो जाए ध्वनि की स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब अगर वायु में अगर वाष्प की मात्रा आ जाएगी, यानी पानी की मात्रा आ जाएगा, लिक्विड की मात्रा आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें लिक्विड आ रहा है। लिक्विड में क्या होता है, ध्वनि की चाल वायु की चाल से अधिक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले जैसा, यानी में से कोई नहीं। तो अगर हम वाष्प जल में क्या होगा, वायु में जल की अगर वाष्प मात्रा या फिर जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो यानी 39 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि वह तापमान जिस पर पृथ्वी का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है। पहला ऑप्शन 136 डिग्री सेल्सियस, फिर 50 डिग्री सेल्सियस, 341.25 डिग्री सेल्सियस, यानी में से कोई नहीं। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है, तो 341.25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। तो ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का, 341.25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए डियर, आज के इस वीडियो में हम टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। इसके बाद वाले वीडियोज में भी और जो टॉपिक बचे हैं, जो चैप्टर बचे हैं, उन सभी से भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को बताएंगे। एग्जाम 3-4 दिन बाद है, तो उसके पहले हम सारे वीडियोज को, मतलब सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। और इस जितने भी वीडियोज हैं, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, इसको भी याद कर लीजिए। 1 न्यूटन बराबर कितने टाइम, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 टाइम। ये सब इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, बचे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है डियर, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।